Dear students, in today's lecture, we will have to discuss what is CPC, what is Civil Procedure Code, what is the nature of the Civil Procedure Code, or whether the Civil Procedure Code is a complete code or not. प्रिय विद्यार्थी, आज के इस लेक्चर में हम सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है, सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रकृति क्या है और सिविल प्रक्रिया संहिता अपने आप में एक संपूर्ण और परिपूर्ण संहिता है या नहीं, इन तीन बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। पहला बिंदु आपके सामने रखता हूं, व्हाट इज सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता है क्या। तो जब भी किसी व्यक्ति के किसी सिविल अधिकार का, किसी दीवानी अधिकार का उल्लंघन होता है, तो ऐसे उल्लंघन की दशा में उसे उपचार सिविल न्यायालयों के द्वारा प्रदान किया जाता है और सिविल न्यायालय उसे उपचार प्रदान करने के लिए जिस भी प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, ऐसी प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता के नाम से जानी गई है। Whenever any civil right of any person is violated, then the remedy will be given by the civil courts, and the procedure adopted by the civil code in relation to violation of a civil right is said to be civil procedure code. तो दीवानी प्रक्रिया संहिता दीवानी अधिकार के उल्लंघन के बारे में न्यायालय के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताती है। इट बेसिकली प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर्स ऑफ सिविल कोड टू एनफोर्स द सिविल राइट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। तो हमारे मुख्य पहले प्रश्न का जवाब हुआ कि बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड इज अ प्रोसीजर लॉ। एंड नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस, नेचर ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी की प्रकृति क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड की नेचर क्या है। देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ द एप्लीकेशंस द लॉज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। लागू करने के आधार पर विधियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है। द वन इज नोन एज सब्सटेंटिव लॉ, सारभूत विधि, एंड द अदर वन इज नोन एज द प्रोसीजर लॉ, प्रक्रियात्मक विधि। सारभूत विधि वो विधि होती है जो पक्षकारों के अधिकार और कर्तव्य विहित करती है। सब्सटेंटिव लॉ इज द बेसिकली अ लॉ विच प्रिस्क्राइब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज, राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम। संविदा से उत्पन्न होने वाले पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों का विवरण इस विधि में किया गया है। Rights and duties arising out of a contract or arising out of the contract are prescribed into the law of contract. इसी प्रकार संपत्ति अंतरण अधिनियम, in transfer of property act, rights and duties of the seller, rights and the duties of the purchaser, rights and the duties of mortgager, rights and the duties of the mortgagee, rights and duties of the lessor, rights and duties of the lessee, donor, donee, all are prescribed. So these laws are said to be a substantive law. On other hand, दूसरी तरफ प्रक्रियात्मक विधि की बात करें, प्रोसीजर लॉ क्या है। तो प्रक्रियात्मक विधि वो विधि होती है जो सारभूत विधि के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार और कर्तव्यों को न्यायालय में किस प्रकार से लागू किया जाएगा, लागू करने का तरीका बता देती है। प्रोसीजर लॉ बेसिकली प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर बाय विच द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन प्रिस्क्राइब बाय द सब्सटेंटिव लॉ विल बी एनफोर्स्ड इनटू द सिविल कोड। तो सिविल प्रक्रिया संहिता बेसिकली एक प्रक्रियात्मक विधि है, मूल रूप से एक प्रक्रियात्मक विधि है। इट इज बेसिकली ए प्रोसीजर लॉ जो सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया के बारे में बताती है, विच प्रिस्क्राइब्स द प्रोसीजर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स इन केस
civil right of a person is violated, then definitely it will be enforced by the civil court, and the civil court will adopt the procedure to enforce such rights is said to be civil procedure code. जब भी किसी व्यक्ति के दीवानी अधिकार का उल्लंघन हो जाए और उस अधिकार के उल्लंघन का प्रवर्तन जब सिविल न्यायालयों के द्वारा कराया जाए, तो सिविल न्यायालय जिस प्रक्रिया को अपनाता है उसे सिविल प्रक्रिया संहिता कहा गया है। देश में पूर्ण रूप से सर्वप्रथम 1859 में इन 1859 सीपीसी अधिनियम के रूप में लागू, उसके बाद इन 1877 1877 की सीपीसी बनाई गई और बाद में वर्ष 1908 में वर्तमान सीपीसी प्रेजेंट सीपीसी वर मेड इन 1908 एंड इट इज अप्लाइड इनटू द कंट्री फ्रॉम द 1st of January 1909। 1 जनवरी 1909 से वर्तमान सीपीसी देश में लागू होगा। सवाल यह पैदा होता है कि जो वर्तमान सीपीसी देश में बनी 1909 में, उससे पहले 1859 की सीपीसी थी, 1877 की सीपीसी थी, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में अलग अलग भागों में सीपीसी लागू हुआ करती थी। पूरे देश के लिए एक संपूर्ण सीपीसी नहीं थी। पूरे देश में सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई एक स्पेसिफाइड और प्रॉपर लॉ नहीं था। इन ईयर ऑफ 1908, in direction of the Sir Charles Wood, the second law commission has passed the draft of current CPC or present CPC। द्वितीय विधि आयोग के द्वारा सर चार्ल्स वुड के निर्देशों के अनुसार 1908 की सीपीसी का प्रारूप पास किया गया। 1909 में ये सीपीसी लागू हुई। क्या 1909 की जो सीपीसी लागू हुई, ये सीपीसी अपने आप में एक परिपूर्ण संहिता है, वेदर इट इज अ कंप्लीट कोड और नॉट? इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ एस्पेक्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सीपीसी अपने आप में क्या संपूर्ण संहिता है? क्या पूरे देश में सिविल न्यायालयों पर लागू होने वाली एक एब्सोल्यूट लॉ है? क्या पूर्ण संहिता? अगर इसका जवाब सकारात्मक दृष्टि से दिया जाए या पॉजिटिव एस्पेक्ट में इसको देखा जाए कि सीपीसी इज अ कंप्लीट कोड, तो इसके लिए सेक्शन 151 सीपीसी के धारा 151 न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों को हम विस्तार से विवेचित कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी वी कैन कंक्लूड, वी कैन स्टडी सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर ऑफ द सिविल कोड। सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 151 में न्यायालयों को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है जो हर एक सिविल न्यायालय को प्रदान की गई है। अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी ईच एंड एवरी सिविल कोड वर गिवन द इनहेरेंट पावर्स, whereas as far as the criminal cases are concerned, the inherent powers are given only to the High Court अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी। जहां तक दांडिक मामलों का संबंध है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत केवल और केवल उच्च न्यायालयों को अंतर्निहित शक्तियों प्रदान की गई है, परंतु सीपीसी में हर एक सिविल न्यायालय को ईच एंड एवरी सिविल कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 151। अब ये 151 में जो अंतर्निहित शक्तियां न्यायालयों को दी गई, ये शक्तियां होती क्या है? इन शक्तियों में एक सिविल न्यायालय क्या कर सकता है? तो 151 को समझाने के लिहाज से केवल इतना डिस्कशन करेंगे कि देखिए, सीपीसी लेजिस्लेचर ने ड्राफ्ट कर दी, 158 धाराएं बना दी, 158 सेक्शंस मेंशन कर दी, 51 ऑर्डर बना दिए, शेड्यूल भी बना दिया और उसके बाद सीपीसी को एक कंप्लीट कोड के रूप में देश के सामने रखा। लेकिन जो सीपीसी की धारा 151 है उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर सीपीसी के इन संपूर्ण प्रावधानों में, मतलब 158 धाराओं में और 51 आदेशों में,
अगर कोई बात स्पष्ट रूप से वर्जित नहीं की गई है, किसी बात के लिए स्पष्ट रूप से मनाही नहीं है, तो सीपीसी की धारा 151 में दी गई अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए सिविल न्यायालय ऐसा कोई भी आदेश दे सकते हैं जो न्याय के हित में उचित है, न्याय संगत है, परंतु सीपीसी के प्रावधानों के द्वारा स्पष्ट रूप से मना नहीं किया गया है, वर्जित नहीं किया गया। सेक्शन 151 सीपीसी क्लियरली प्रिस्क्राइब that if anything has not been clearly prohibited by the provisions of CPC, 158 orders and 158 sections and 51 orders, if there is anything clearly not been prohibited, then civil court may pass any order according to them in the interest of justice. सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि दीवानी न्यायालय ऐसा कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं जो सीपीसी के बाहर जाकर दिया जा सकता है, लेकिन सीपीसी के 158 धाराओं में और 51 आदेशों में उस बात के लिए मनाही नहीं हो, उस बात का वर्जन नहीं हो। अगर उस बात का वर्जन नहीं हो, इफ समथिंग नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी, then civil court may give such order while exercising power of section 151। तो सीपीसी ड्राफ्ट करने वालों ने सेक्शन 151 बना दिया कि अगर सीपीसी में हमने 158 जो धाराएं बनाई और 51 जो ऑर्डर बना दिए, इन 158 धाराओं और 51 ऑर्डर्स में अगर कोई भी बात क्लियरली प्रोहिबिट नहीं की गई है, स्पष्ट रूप से वर्जित नहीं की गई है, तो सिविल न्यायालय न्याय के हित में ऐसा कोई भी आदेश पारित कर सकता है जो उचित हो। तो इस प्रोविजन को देखते हुए, इन लाइट ऑफ सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर ऑफ द सिविल कोड, वी मे कंक्लूड पॉजिटिवली दैट द सिविल प्रोसीजर कोड इज अ कंप्लीट कोड, कि सिविल प्रक्रिया संहिता अपने आप में एक परिपूर्ण संहिता है, अपने आप में एक संपूर्ण संहिता है। इट इज एन कंप्लीट कोड बिकॉज सेक्शन 151 इज देयर विच गिव्स द पावर टू द ईच एंड एवरी सिविल कोड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कैन पास एनी ऑर्डर विच इज नॉट क्लियरली प्रोहिबिटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी। तो 151 को देखते हुए तो ये साफ साफ हम कह सकते हैं कि दीवानी न्यायालय कोई भी ऐसा आदेश दे सकता है जो सीपीसी के उपबंधों के द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित घोषित नहीं किया गया हो। तो इस रूप में हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सीपीसी अपने आप में एक परिपूर्ण संहिता है, एक कंप्लीट कोड है। अब इसी दृष्टिकोण को रखते हुए हम दूसरे एस्पेक्ट पर चलते हैं। हम इस नजरिए को भी देखते हैं कि सीपीसी अपने आप में एक परिपूर्ण संहिता नहीं है, सीपीसी इज नॉट एन कंप्लीट कोड। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? सीपीसी क्यों अपने आप में परिपूर्ण संहिता नहीं है? तो जब हम सीपीसी की धारा 4 सेक्शन 4 को पढ़ते हैं, व्हेनेवर वी रीड आउट द सेक्शन 4 ऑफ द सीपीसी, तो धारा 4 को पढ़ने से साफ साफ ज्ञात हो जाता है, विदित हो जाता है। धारा 4 अपने आप में स्पष्ट रूप से कहती है कि सीपीसी के बनने के बावजूद भी अगर देश में किसी दीवानी अधिकार के क्रियान्वयन को लेकर कोई क्षेत्रीय विधि चल रही है, कोई स्थानीय विधि चल रही है, कोई विशेष विधि चल रही है, तो सीपीसी के प्रावधान उस स्थानीय, उस क्षेत्रीय और विशेष विधि पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द सीपीसी, इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट इफ इन रिलेशन टू एनफोर्समेंट ऑफ अ सिविल राइट एनी लोकल लॉ इन एक्सिस्टेंस, एनी टेरिटोरियल पर्टिकुलर लॉ इन एक्सिस्टेंस और एनी स्पेशल लॉ इज प्रिवेल देयर, then the provisions of this present CPC of 1908 will not adversely affect those provisions, meaning thereby the local laws which are already in operation, that particular specific law already in operation will remain into the operation। जो लॉ पहले चल रहे हैं वो चालू रहेंगे, सीपीसी उन पर एडवर्स
रूप से इफेक्ट नहीं डालेगी। तो धारा 4 के उस अनुबंध को देखते हैं तो लगता है कि सीपीसी अपने आप में कंप्लीट कोड नहीं है, क्योंकि कंप्लीट कोड तो वो कानून होता है जो देश में, पूरे देश में किसी सिविल अधिकार के उल्लंघन के लिए न्यायालय को एक जैसी प्रक्रिया के पालन करने के लिए सुनिश्चित करने वाला हो। एंड दैट इज व्हाई वी कैन कंक्लूड द सीपीसी इज नॉट एन कंप्लीट कोड। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर राजस्व न्याय, रेवेन्यू कोड की अलग प्रोसीजर चल रहा है। हमारे यहाँ पर जब किसी लेबर, मजदूर और मालिक का डिस्प्यूट हो जाए तो हमारे यहाँ लेबर ट्रिब्यूनल्स अलग चल रहे हैं। किराएदार मकान मालिक के बीच में झगड़ा हो जाए, लैंडलॉर्ड टेनेंट का डिस्प्यूट हो जाए तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल्स चल रहे हैं, रेंट ट्रिब्यूनल्स के द्वारा डिस्पोजल किया जा रहा है। इसी तरह सर्विस सेवा मामलों में, सर्विस मैटर्स में सर्विस ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मामलों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन चल रहे हैं, और भी कई तरीके के क्षेत्रीय और स्थानीय कानून हमारे यहाँ पर चल रहे हैं जिनमें अलग अलग तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सीपीसी के प्रावधान वहाँ पर मूल रूप से लागू नहीं किए जा रहे। इसलिए धारा 4 के प्रकाश में कहा जा सकता है कि सीपीसी इज नॉट एन कंप्लीट कोड, कि सिविल प्रक्रिया संहिता अपने आप में एक संपूर्ण संहिता नहीं है। क्योंकि संपूर्ण संहिता तो वो संहिता होती है जो सारे ही देश के सिविल न्यायालयों में समान रूप से लागू होती है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे रेवेन्यू कोर्ट्स, लेबर ट्रिब्यूनल्स, कंज्यूमर फोरम्स, रेंट ट्रिब्यूनल्स, इस तरह के इत्यादि अलग अलग व्यवस्थाएं चल रही है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि सीपीसी एक कंप्लीट कोड नहीं है। एक एग्जांपल आपको सेक्शन 151 में सीपीसी कंप्लीट कोड है उसके ऊपर देता हूं, और दूसरा सेक्शन 4 को लेकर देता हूं कि जहां पर सीपीसी कंप्लीट कोड नहीं है। सपोज कीजिए अंडर ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी, जो लेटर ऑन हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऑर्डर 39 सीपीसी में बेसिकली टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में प्रोविजंस हैं, अस्थायी निषेधाज्ञा के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं कि प्लेंटिफ कैन मेक एन एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेरी इंजेक्शन विथ हिज सूट अंडर ऑर्डर 39। ऑर्डर 39 में, आदेश 39 में वादी अपने वाद पत्र के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन न्यायालय के समक्ष पेश कर सकता है, और यदि न्यायालय को आदेश 39 में प्राप्त हुए आवेदन पर ये संतुष्टि है या ये समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है, और अगर अध्यादेश जारी नहीं करने से वादी को अपूर्णीय स्थिति हो जाएगी तो न्यायालय उसके पक्ष में अस्थायी अध्यादेश प्रदान कर सकता है। इन सिविल कोड, प्लेंटिफ में प्रोड्यूस एन एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेरी इंजेक्शन अंडर ऑर्डर 39, and if court satisfied with such application that the prima facie case is made out in favor of plaintiff and there is balance of convenience in favor of plaintiff, and if the temporary injection has not been allowed, irreparable loss will be occurred to the plaintiff, then court may order for temporary injection in favor of plaintiff। ये ऑर्डर 39 ने कहा कि प्लेंटिफ के फेवर में कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए तो इंजेक्शन जारी कर सकता है, टेम्परेरी इंजेक्शन के ऑर्डर्स दे सकता है। लेकिन आप इसी एग्जाम्पल में अगर ये सोचिए कि प्लेंटिफ इज अनेबल टू प्रूव प्रिमा फेसाई केस, इरिपेरेबल लॉस एंड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बट इन द सेम केस डिफेंडेंट is succeed to prove that prima facie case made out in favor of defendant, that the irreparable loss will occur to the defendant and balance of convenience is also in favor of defendant, then whether the order of temporary injection will be passed in favor of defendant. If we see order 39, तो ऑर्डर 39 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि डिफेंडेंट के फेवर में टेम्परेरी इंजेक्शन का ऑर्डर दे दिया जाए, क्योंकि ऑर्डर 39 तो कहता है कि प्लेंटिफ को प्लेन के साथ ऑर्डर 39 में एप्लीकेशन टीआई का फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अब जब न्यायालय ये संतुष्ट है, जब न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि अन्याय
के साथ नहीं, डिफेंडेंट के साथ होने वाला है। प्राइमा फेसाई केस डिफेंडेंट के फेवर में अराइज हो रहा है। इररिपेरेबल लॉस डिफेंडेंट को हो जाएंगे। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी डिफेंडेंट के साथ है। तो ऐसी स्थिति में इन एक्सरसाइजिंग पावर्स गिवन अंडर सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, सिविल कोर्ट में पास ऑर्डर ऑफ इंजेक्शन इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट। सो हम कह सकते हैं कि इन लाइट ऑफ सेक्शन 151 वी मे कंक्लूड दैट द सीपीसी इज अ कंप्लीट कोड। लेकिन दूसरी ओर मैंने आपको सेक्शन 4 के प्रकाश में समझाया, इन लाइट ऑफ सेक्शन 4 सीपीसी इज नॉट एन कंप्लीट कोड। क्यों? कि रेंट ट्रिब्यूनल अलग, रेवेन्यू कोर्ट्स अलग, फैमिली कोर्ट्स अलग, सर्विस ट्रिब्यूनल अलग, सब में अलग अलग प्रोसीजर इस्तेमाल हो रहे हैं। और सेक्शन 4 ने ये भी कहा कि इफ देयर आर एनी लोकल लॉज, स्पेसिफिक लॉ पर इनटू पर्टिकुलर टेरिटरी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर इज ऑलरेडी एक्सिस्टिंग और ऑपरेशन, देन सीपीसी विल नॉट एडवर्सली अफेक्ट दैट। तो सीपीसी अपने आप में एक संपूर्ण कानून नहीं हुआ, संपूर्ण संहिता नहीं हुई। इसका भी एक उदाहरण देंगे। सपोज कीजिए, मान लीजिए एक मुस्लिम महिला है, उसे अपने पति ने डोवर देने से, मेहर दे की राशि का भुगतान करने से मना कर दिया। सपोज अ मुस्लिम हस्बैंड डिनाइड टू गिव अमाउंट ऑफ डोवर टू अ मुस्लिम फीमेल। ऐसी स्थिति में रेमेडी अवेलेबल टू द फीमेल, शी मे गो टू द सिविल कोर्ट और शी मे आल्सो गो टू द काजी, अ लोकल काजी। ऐसी स्थिति में उस मुस्लिम महिला के पास दो उपचार बचते हैं। या तो वो अपने दीवानी अधिकार के प्रवर्तन के लिए सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, सिविल न्यायालय में चली जाए, तो सिविल न्यायालय में उसके मेहर का भुगतान या उसकी समस्या का समाधान 2, 5, 6, 7, 10 वर्षों तक में हो जाए। लेकिन दूसरी ओर उसके पास स्थानीय विकल्प है, लोकल लॉ का विकल्प है। शी मे गो टू द काजी, वो काजी के पास जा सकती है। और जब वो काजी के पास चली जाए तो हो सकता है कि काजी सामंजस्य के माध्यम से पति और पत्नी को आपस में सुलह करा के, समझौता करा के तुरंत मेहर की राशि का भुगतान कर दे या करवा दे। ऐसी स्थिति में जो लोकल लॉ चल रहा है वो भी अपने आप में प्रबल है, उसकी भी अपने आप में प्राथमिकता है। और इसलिए धारा 4 के प्रकाश में हम ये कह सकते हैं कि सीपीसी अभी तक अपने आप में एक संपूर्ण संहिता नहीं है। तो बेसिकली एज कंक्लूजन, सीपीसी इज नॉट एन कंप्लीट कोड जब तक कि पूरे देश में सिविल न्यायालयों के लिए एक ही प्रक्रिया स्थापित नहीं हो जाती। सीपीसी को संपूर्ण संहिता कहना सार्थक नहीं होगा। इस लेक्चर का आखिरी डिस्कशन करते हैं कि सीपीसी कौन सी सूची का विषय है। सिविल प्रोसीजर कोड इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच पर्टिकुलर लिस्ट। तो संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार विधायी शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 245 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजिस्लेटिव पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 कैटेगरीज। संघ सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति केंद्र की सरकार को प्रदान की गई, भारतीय संसद को प्रदान की गई। इन रिलेशन टू the subject matter of union list, the power of making laws will made available to the Indian Parliament. In relation to the state list, the power of making law will be available to या made available to the state legislatures. राज्य की सूची के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडलों को प्रदान की गई। और इसी रूप में समवर्ती सूची, अनुच्छेद 246 कहता है कि समवर्ती सूची के विषय में राज्य के विधानमंडल और देश की संसद दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। इन रिलेशन टू कंकरेंट लिस्ट, द सेंट्रल लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट लेजिस्लेचर बोथ आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज। सीपीसी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है और इस कारण सीपीसी के प्रावधानों में संशोधन भारत की संसद के द्वारा किया जा सकता है। इंडियन पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है।
राज्य के विधानमंडलों के द्वारा किए जा सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर मे आल्सो अमेंड द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी। और समवर्ती सूची का विषय है तो दोनों ही सरकारें, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की, सीपीसी के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। राज्य की सरकारों ने भी समय समय पर सीपीसी में कई संशोधन किए हैं जो राज्यों में आवश्यकता अनुसार लागू किए गए। एक छोटे से सवाल पर और चर्चा करने के बाद इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। क्या उच्च न्यायालय सीपीसी के प्रावधानों में संशोधन कर सकते हैं? Whether High Court may amend the provisions of CPC? तो इस सवाल का जवाब संविधान के अनुच्छेद 227 को पढ़ने से साफ है। According to Article 227 of the Indian Constitution, High Courts are empowered to make amendment into the forms। अनुच्छेद 227 की शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय किसी अधिनियम के प्रारूपों में दिए गए उपबंधों में परिवर्तन संशोधन कर सकती है। हाई कोर्ट में अमेंड द फॉर्म्स, हाई कोर्ट में अमेंड द फॉर्म्स ऑफ द सीपीसी। सीपीसी में शेड्यूल्स में फॉर्म्स दिए गए हैं और जो 51 ऑर्डर दिए गए हैं इनकी प्रकृति प्रारूपों के जैसी ही है। द नेचर ऑफ 51 ऑर्डर्स prescribed in CPC is in form of the forms. It is a kind of form, and that is why in orders of the CPC, High Court may amend the orders of the CPC in light of the power given under Section 220, power given under Article 227 of the Indian Constitution. अनुच्छेद 227 की शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय सीपीसी के 51 आदेशों में और अनुसूचियों में परिवर्तन कर सकते हैं। सीपीसी की धाराओं में संशोधन करने का अधिकार उच्च न्यायालय को नहीं है। हाई कोर्ट कैन नॉट अमेंड द सेक्शंस ऑफ द सीपीसी। हाउएवर इन द वे ऑफ फॉर्म्स, हाई कोर्ट में अमेंड द 51 ऑर्डर in 51 orders of the CPC or the both schedules of the CPC। तो CPC के जहाँ तक उच्च न्यायालय के संशोधन करने की शक्ति का सवाल है तो उच्च न्यायालय CPC की धाराओं में परिवर्तन नहीं कर सकता। CPC के आदेशों में, प्रारूपों में, अनुसूचियों में परिवर्तन करने की शक्ति उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में आप लोगों को सीपीसी की जो स्कीम है, आदेश और धाराएं, इनके बारे में, इनमें आपस में क्या संबंध है, क्या इनमें कोई अंतर और विभेद है, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।